हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग की। इसके चैप्टर नंबर 19 में हम लोग आ चुके हैं, जो वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट या फिर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में बात करता है। और आज हम लोग जो है इसका फोर्थ पार्ट यानी कि चौथा पार्ट देखेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने बात करी कि इस क्लाइमेट में या इस रीजन में किस तरीके की वेजिटेशन पाई जाती है, उसके बारे में बात करी है। आज हम लोग जो है बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, कि इस मेडिटेरेनियन वाले रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द मेडिटेरेनियन रीजन की अगर हम बात करें तो डिस्पाइट दी सेमी एरिड कंडीशंस ओवर मेनी पार्ट्स ऑफ द मेडिटेरेनियन लैंड, द क्लाइमेट एज अ होल इज फेवरेबल। यानी कि बहुत सारे जगहों पर सेमी एरिड कंडीशंस है, पूरी तरीके से एरिड तो नहीं है, पूरी तरीके से एरिड तो आपकी डेजर्ट वाली होती है ना, तो सेमी एरिड कंडीशन है। उसके बावजूद भी यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी फेवरेबल है। इसके जो समर्स हैं दे आर वार्म एंड ब्राइट, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। समर्स आर हॉट नहीं कहेंगे उसको, हम वार्म कह सकते हैं, वार्म एंड ब्राइट समर्स। और कूल मॉइस्ट विंटर्स, क्योंकि बरसात जो है, जो रेन है वो विंटर्स में हो रही है, तो इसलिए दे आर मॉइस्ट एंड कूल। तो इससे क्या है कि इनेबल अ वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स टू बी कल्टिवेटेड, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी क्रॉप्स वगैरह जो है वो उगाई जा सकती हैं। वेजिटेशन हालांकि यहाँ का हमने देखा कि बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, लेकिन क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं। तो वन मस्ट नॉट फॉरगेट दैट द मेडिटेरेनियन शोरलैंड्स वर वंस द क्रेडल ऑफ द वर्ल्ड सिविलाइजेशन। यानी कि यहाँ पर एक टर्म दिया गया है कि कभी ऐसा हुआ करता था कि ये जो मेडिटेरेनियन की शोरलैंड्स है, शोरलैंड्स मतलब जो तट के पास वाली जो जगह थी, उनको क्रेडल ऑफ द वर्ल्ड सिविलाइजेशन बोला जाता था। क्रेडल मतलब एक तरीके से जो छोटे बच्चे का झूला होता है, जिसमें से बच्चे का जीवन शुरू होता है ना, उस क्रेडल में से उस बच्चे का जीवन आगे बढ़ता है, शुरू होता है, बचपन उस पर रहता है वो। उसी तरीके से इस मेडिटेरेनियन शोरलैंड को क्रेडल ऑफ द वर्ल्ड सिविलाइजेशन बोला जाता था। यानी कि विश्व में जो सिविलाइजेशन का स्टार्ट हुआ वो यहीं से हुआ, ऐसा मानना है कुछ लोगों का, तो इसलिए इसको क्रेडल ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन बोला जाता है। अब आज की डेट में ये जो एरिया है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्रूट कल्टीवेशन, यानी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फल वगैरह जो है वो उगाए जाते हैं, सीरियल उगाए जाते हैं, वाइन बनती है यहाँ पर, वाइन मतलब शराब, और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर है, एज वेल एज इंजीनियरिंग एंड माइनिंग भी यहाँ पर होती है। तो इनमें से कुछ के बारे में हम लोग जो है वो थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर फ्रूट कल्टीवेशन है। तो इसीलिए सबसे पहले आ जाएगा ऑर्चार्ड फार्मिंग। द मेडिटेरेनियन लैंड्स आर नोन एज द वर्ल्ड्स ऑर्चार्ड लैंड्स, इनको वर्ल्ड की ऑर्चार्ड लैंड्स बोलते हैं। अ वाइड रेंज ऑफ सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स मतलब जो खट्टे फल होते हैं जिसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन्स, लाइम्स, सिट्रॉन्स, ग्रेप फ्रूट, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। The fruit trees have long roots to draw water from considerable depth during the long summer drought। और ये बात तो मैंने आपको पहले बताई भी है कि जो भी ऐसे पेड़ पौधे होंगे जिनकी रूट्स यानी कि जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होंगी, वो यहाँ पर नहीं उग सकती मेडिटेरेनियन वाले रीजन में, क्योंकि सूखा है रीजन, है ना, कंपैरेटिवली। और गर्मियों के दिनों में जब सूखा पड़ता है, जब ड्राउट पड़ता है, तो वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का ड्राउट रहता है। तो इसीलिए डीप डाउन जो ग्राउंड वाटर है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो भी पेड़ पौधे हैं उनकी रूट्स कैसी होनी चाहिए, काफ़ी लंबी और गहरी होनी चाहिए। इन एक्सेप्शनली ड्राई एरियाज, कुछ ऐसे ड्राई एरियाज है जहाँ पर इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है टू रिलीव द लैक ऑफ मॉइस्चर, यानी कि जहाँ पर मॉइस्चर बहुत ही कम है तो वहाँ पर फिर इरिगेशन या सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। In the Great Valley of California, in the Vale of Chile, the Negev Desert of Israel, and the northern shores of Mediterranean Europe, an elaborate system of irrigation canals enables both fruits and cereals to be successfully raised। यानी कि इन सारे क्षेत्रों में, इन सारे एरियाज में क्या है कि इरिगेशन का एक प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पर फ्रूट्स भी उग रहे हैं और सीरियल्स वगैरह जो है वो भी उग रहे हैं। The thick, leathery skin of the citrus fruits prevent excessive transpiration, and the long sunny summer enables the fruit to be ripened and harvested। अब आपने जितने भी ये सिट्रस फ्रूट्स मैंने बताए उनमें से आपने क्या देखा है, लेमन देखा होगा,
है ना। अब ये सिट्रॉन या ग्रेप फ्रूट तो पता नहीं देखा है कितने लोगों ने, नहीं देखा, लेकिन जो कॉमन है, लेमन देखा होगा आपने, आपने ऑरेंज देखा होगा, संतरा। तो उस पर आपको एक चीज़ पता है कि जो उनका स्किन होती है, मतलब जो बाहर का छिलका होता है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है ना, और बाहर से वो लेदरी भी होता है। लेदरी मतलब एक तरीके से आप कहिए कि थोड़ा सा शाइनी या थोड़ा सा चमक वाला होता है। उसकी वजह से क्या है कि एक तो उसका जो ट्रांसपायरेशन है उसको प्रिवेंट करेगा। ट्रांसपायरेशन मतलब कि उस पर से जो वाटर लॉस होना है उसको रोकेगा, और साथ ही साथ गर्मियों के दिनों में उससे क्या होगा कि वो जल्दी राइपन हो जाएगा और उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए वो उसकी जो छिलका है, जो स्किन है, वो थोड़ा सा मोटा होता है, थिक होता है। द वेरियस मेडिटेरेनियन ऑरेंजेस आर सो डिस्टिंक्टिव इन देयर शेप, साइज, टेस्ट एंड क्वालिटी दैट दे आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन देयर एरिया ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि मेडिटेरेनियन के रीजन में जो संतरे उगते हैं वो बहुत ज़्यादा है, और वो अलग अलग शेप, साइज, टेस्ट और क्वालिटी के लिए होते हैं कि इसलिए उनको अलग अलग एरिया में जहाँ पर भी वो उगते हैं उनके हिसाब से अलग अलग नाम उनको दिया जाता है। तो ऑफ द मेडिटेरेनियन ऑरेंजेस परहैप्स द बेस्ट नोन आर दी सनकिस्ट ऑरेंजेस फ्रॉम कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के सनकिस्ट ऑरेंज जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है, फेमस है। एक्सपोर्टेड फॉर टेबल कंजम्पशन एंड फॉर मेकिंग ऑरेंज स्क्वैश। टेबल कंजम्पशन मतलब आप उसको खुद खाते हैं, और उसमें से स्क्वॉश यानी कि जूस वगैरह जो है वो बनाते हैं, उसके लिए वो फेमस है। उसके बाद स्पेन के सेवाइल ऑरेंजेस हैं, दे आर स्मॉल, वो थोड़ा से छोटे होते हैं बट वेरी स्वीट, और बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, और पर्टिकुलरली उनका यूज़ किया जाता है मार्मलेड बनाने के लिए। मार्मलेड मतलब होता है मुरब्बा, मुरब्बा बनाने के लिए उनका यूज़ करते हैं। इसके बाद इजराइल से आते हैं जाफा ऑरेंजेस, दे आर इक्वली डिलीशियस, वो भी बराबरी के ही जो है टेस्टी होते हैं, डिलीशियस होते हैं, और उनको जो है एक्सपोर्ट करने के लिए उगाया जाता है, ताकि एक बार वो उग जाए, उनकी फसल हो जाए, तो उनको फिर क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। इन द टैंगियर्स द टैंगरिन इज ऑफ ग्रेट लोकल इंपॉर्टेंस। टेम्परेट मानसून लैंड ऑफ चाइना और जापान में हम बात करें, विच वर इनफैक्ट द नेटिव होम ऑफ द ऑरेंजेस। पहले ये यहाँ पर ऑरेंजेस जो है वो नेटिव पाए जाते थे। अब यहाँ पर कॉमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ द फ्रूट इज लेस सिग्निफिकेंट, and only in recent year there has been many serious efforts to popularize their export as mandarin oranges। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो नेटिव जगह थी, चाइना और जापान जो थे, जो ऑरेंजेस के नेटिव माने जाते थे, यहाँ पर कॉमर्शियल कल्टीवेशन जो था वो ज़्यादा नहीं हो रहा था, और पिछले कुछ सालों में ही कुछ ऐसे सीरियस एफर्ट्स किए गए हैं कि अब यहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, और उनको मैंडेरिन ऑरेंजेस के नाम से जो है एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। जो मेडिटेरेनियन लैंड्स है, दे अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ द वर्ल्ड्स एक्सपोर्ट ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। जो सिट्रस फ्रूट्स या खट्टे फल है उनका जितना भी निर्यात होता है पूरे के पूरे विश्व में, उसमें से 70% जो है वो मेडिटेरेनियन के रीजन से ही होता है। इसके बाद जो ऑलिव ट्री है, ऑलिव का मतलब होता है जैतून, हिंदी में उसको बोलते हैं जैतून, है ना। वो छोटा सा ब्लैक कलर का एक फ्रूट सा होता है, मतलब पहले तो ग्रीन सा दिखता है, बाद में जब वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो ब्लैक सा हो जाता है। ये प्रोबेबली द मोस्ट टिपिकल ऑफ ऑल मेडिटेरेनियन कल्टिवेटेड वेजिटेशन है। इट इज़ सो हार्डी एंड लॉन्ग रूटेड दैट इट कैन सर्वाइव इवन ऑन वेरी पुअर लाइमस्टोन सॉइल्स विद लेस देन 10 इंचेस ऑफ एनुअल रेनफॉल। यानी कि ये इतना ज़्यादा हार्ड और लॉन्ग रूटेड इसका जो पेड़ है वो होता है, ट्री है, कि वो लाइमस्टोन सॉइल में, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है, जहाँ पर न्यूट्रिएंट बिल्कुल भी नहीं है, बारिश 10 इंच से कम की भी अगर एनुअल रेनफॉल होगी तो वहाँ पर भी ये उग जाएगा। साथ ही साथ जैसे हमारे पास कोकोनट या पाल्म के ट्रीज होते हैं, द ऑलिव ट्रीज इज़ वेरी वर्सेटाइल। ऑलिव ट्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है और इसके काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। ऑलिव को जो है वो फ्रेश खाया जा सकता है, या फिर इसको स्पाइसेस के साथ पिकल्ड किया जा सकता है, मतलब मसाले वगैरह डाल के इसमें स्पाइसेस, ये पिकल मतलब अचार बनाया जा सकता है। इसका जो फ्लैशी पार्ट है, फ्लैशी पार्ट मतलब जो इसका गूदा होता है, उसको क्रश करके ऑलिव ऑयल निकाला जा सकता है। ये एक वैल्यूएबल सोर्स है कुकिंग ऑयल का इन अ रीजन डेफिशिएंट इन एनिमल फैट। मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि इस रीजन में कैटल रेयरिंग नहीं है, एनिमल नहीं है, तो एनिमल ऑयल या वेजिटेबल फैट भी आपको, एनिमल फैट भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ऑलिव ऑयल को जो है यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल की तरह या कुकिंग ऑयल की तरह यूज किया जाता है। इसके बाद इसी में से सोप या मार्गरीन जो है, सोप एंड मार्गरीन, इसको भी बनाया जा सकता है इस ऑयल से। सोप मतलब तो साबुन है, मार्गरीन मतलब इज अ काइंड ऑफ बटर जिसमें थोड़ा सा फैट वगैरह कम होता है, दैट इज नोन एज मार्गरीन।
ऑलिव्स के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे नट के ट्रीज भी हैं, जैसे कि चेस्टनट, वॉलनट, हेजलनट, आलमंड्स, ये भी यहाँ पर उगाए जाते हैं। और नट्स को जो है दे आर पिक्ड एज फ्रूट्स, है ना, या तो फिर इनको फ्रूट्स की तरह यूज करते हैं या फिर चॉकलेट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। आजकल आपने देखे होंगे कि बहुत सारी ऐसी चॉकलेट्स आती हैं जिनमें क्या क्या होता है, आलमंड्स, हेजलनट, वॉलनट, ये सब है ना, फ्रूट एंड नट टाइप की जो चॉकलेट आती है उनमें। अदर इंपॉर्टेंट फ्रूट्स आर पीचेस, आड़ू होता है, देन वी हैव एप्रिकॉट, पियर्स, प्लम्स, चेरीज, फिग्स, फिग्स माना अंजीर, ये तरीके के सारे और फ्रूट्स भी यहाँ पर होते हैं। अब इसके बाद क्रॉप कल्टीवेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बिसाइड्स ऑर्चर्ड फ्रूट्स द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट ऑल्सो सपोर्ट्स मैनी फील्ड क्रॉप्स। यहाँ पर कुछ फसलें भी होती हैं जैसे सीरियल्स, सीरियल जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसपे से भी वीट इज द लीडिंग फूड क्रॉप। वीट जो है यानी कि गेहूं जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है। दो कंडीशंस फॉर एक्सटेंसिव वीट कल्टीवेशन आर नॉट एज आइडियल एज दोज ऑफ द कूल टेम्परेट रीजन्स, द मेडिटेरेनियन फार्मर्स हैव यूटिलाइज्ड द सीजनल क्लाइमेटिक रिदम टू देयर बेस्ट एडवांटेज। हालांकि वीट उगाने के लिए जो कंडीशंस चाहिए, क्योंकि वीट आपको पता है इंडिया में भी अगर हम बात करें तो वीट इज अ राबी क्रॉप। राबी क्रॉप मतलब जो सर्दियों में उगती है। अब यहाँ पर सर्दी उतनी ज़्यादा नहीं है तो इसलिए जो कंडीशंस हैं वो बहुत बेटर तो नहीं है, लेकिन हाँ जब सर्दियाँ पड़ती हैं तो उसका जो एक सिस्टमेटिक क्लाइमेटिक रिदम है, मतलब जो सीजनल एक पैटर्न बना हुआ है कि इस समय सर्दी होगी, तो उसी का फार्मर एडवांटेज लेते हैं और उसी के हिसाब से वो लोग यहाँ पर वीट जो है वो उगाते हैं। तो ये इसीलिए लिखा है कि वीट इज ग्रोन इन मेनली हार्ड एंड विंटर, है ना, विंटर वीट में इसको विंटर के समय पे उगाते हैं। इट इज सुटेबल फॉर बोथ ब्रेड मेकिंग एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स सच एज मैक्रोनी, स्पैगेटी, वर्मिसेली, ये सब जो है वीट से बनता है। ब्रेड मतलब आप उसकी ब्रेड जो खाते हैं वो कह सकते हैं, रोटी जो है वो कह सकते हैं, वो बनती है उससे। और कुछ फूड प्रोडक्ट जैसे कि मैक्रोनी, मैक्रोनी आप सभी लोगों ने खाई होगी, मैक्रोनी बनती है, स्पैगेटी बनती है। वर्मिसेली का मतलब होता है जो सिवई आप खाते हैं, दैट इज नोन एज वर्मिसेली, वो भी इससे बनती है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, द फार्मर्स यूजुअली सो द सीड्स इन ऑटम, यानी कि फार्मर्स क्या करते हैं, इसका जो सीड है, इसका जो बीज है वो ऑटम में डालते हैं ताकि वो प्रॉपरली क्या हो जाए, जर्मिनेट हो जाए, और जब विंटर में बारिश हो तो उस समय फिर वो स्टेडली जो है ग्रो करते रहे। स्प्रिंग आने तक देयर इज स्टिल सफिशिएंट मॉइस्चर फॉर द वीट टू मैच्योर। उस समय भी ऑटम कब होगा, जब आपका सर्दियाँ आएंगी उससे पहले ऑटम होगा, यानी कि जिस समय पतझड़ जिसको हम बोलते हैं। फिर विंटर आएगा और विंटर के बाद आपका जब बसंत ऋतु आती है, यानी कि जब विंटर जाएगी और उसके बाद जब समर आना शुरू होगा, तो उसके बीच का जो समय होता है दैट इज नोन एज ऑटम, स्प्रिंग। स्प्रिंग के सीजन में भी क्या होगा कि सफिशिएंट मॉइस्चर रहेगा, तो उस समय भी वीट जो है वो मैच्योर हो सकता है। अब वीट को पकने के लिए, वीट की जो बालियां हैं, अगर किसी ने ऐसे आप में से देखी हैं या आपको पता है कि जो गेहूं की बालियां हैं उनको पकने के लिए सनी वेदर यानी कि सूरज की गर्मी चाहिए होती है। तो जिस समय अर्ली समर होगा, मतलब जब आपका स्प्रिंग सीजन खत्म होगा और उसके बाद जैसे गर्मी का सीजन शुरू होगा, तो उस समय जो सनी वेदर होगा उससे क्या है कि ग्रेन्स, जो वीट की ग्रेन्स हैं वो पक जाएंगी, जो मैं बता रहा हूँ गेहूं की जो बालियां हैं वो पक जाएंगी, और उसके बाद वीट को हार्वेस्ट किया जाएगा इन ऑलमोस्ट गारंटेड रेनलेस वेदर। क्योंकि उसके बाद आपको पता है कि जब गर्मी शुरू हो गई तो बारिश तो वहां पर होगी ही नहीं, ये तो पता है। तो हमें ये चीज़ पता है कि रेनलेस वेदर है, उसकी गारंटी है, उस समय उसको हार्वेस्ट किया जाएगा। क्योंकि गेहूं की फसल जब काटी जाएगी खेतों में तो कुछ दिनों तक फिर वो फसल होता है कि या कुछ समय तक वो फसल खेतों में रहती है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी फसल एक साथ काट के उसको आप हटा नहीं सकते, है ना। तो इसलिए वहां पर बारिश नहीं चाहिए। गेहूं की कटाई के समय अगर बारिश हो गई तो समझिए कि गेहूं की फसल जो है वो बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए ये ऐसे समय में उसकी हार्वेस्ट करते हैं जब इनको गारंटी है या इनको भरोसा है कि अब बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। तो वीट जो है वो सबसे पॉपुलर क्रॉप है या सीरियल क्रॉप है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है बार्ले, वो इसकी नेक्स्ट मोस्ट पॉपुलर सीरियल यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद समर क्रॉप्स आर रेज्ड ओनली वेयर इरिगेशन इज पॉसिबल, क्योंकि समर में तो आपको पता है कि वैसे तो बारिश होनी नहीं है, ड्राई समर है, तो समर में क्रॉप्स वहीं पर हो सकती है जहां पर हमारे पास इरिगेशन या सिंचाई की व्यवस्था होगी। द वाटर कम्स मेनली फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो दैट फीड्स द मैनी रिवर्स हुज सोर्सेज आर इन द हाईलैंड्स। अब गर्मियों के समय में जो पानी हो सकता है वो कहाँ से आएगा? नदियों में पानी वहां से आएगा जो जिन नदियों का सोर्स किसी हाईलैंड पर या किसी पहाड़ी इलाके पर होगा, वहां पर कुछ बर्फ वगैरह होगी तो वो पिघलेगी और उससे ही पानी जो है उन नदियों में आएगा। लोलैंड्स जो है उनमें इंटेंस कल्टीवेशन की जाएगी और जो हिल स्लोप्स हैं
वहां पर टेरेस फार्मिंग होगी, वहां पर वो सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाएंगे। स्पेन और इटली में क्या करते हैं कि जो टेरेसेस के एज हैं, मतलब जो कोने हैं, वहां पर पत्थर लगा देंगे, फर्मली जो है उनको पत्थर से जो है अटकाएंगे, ताकि क्या हो कि अगर कभी भी कुछ बारिश वगैरह हो तो सॉइल जो है वो धुले ना, पूरी की पूरी सॉइल बहेगी नहीं, तो उससे क्या है कि सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी बने रहेंगे। तो वहां पर इस तरीके के स्टोन्स वगैरह उसमें लगा देते हैं। जनरली स्पीकिंग फार्म्स आर स्मॉल बट देयर आर ऑल्सो लार्ज होल्डिंग्स कॉल्ड हेसियांदेस इन स्पेन विच इंगेज लार्ज नंबर ऑफ पेड लेबरर्स टू वर्क इन द फार्म्स। मतलब जनरली तो हम यहाँ पर बात करें तो जो फार्म्स है, जो खेत का साइज है वो छोटा होगा, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसी स्पेन में जैसे हेसियांदेस नाम के कुछ लार्ज लैंड होल्डिंग्स हैं। लार्ज होल्डिंग मतलब कोई बहुत बड़ी जमीन है जहां पर पेड लेबरर जो है वो काम करते हैं। इन अ फ्यू लोकेलिटीज जैसे कि एब्रो बेसिन इन स्पेन, पो वैली इन इटली एंड इन कैलिफोर्निया, राइस हैज बीन सक्सेसफुली कल्टिवेटेड एंड देयर यील्ड्स आर सम ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। यानी कि कुछ कुछ जगहों पर यहाँ पर राइस यानी कि चावल या धान की खेती जो है वो भी की जाती है, और उसकी जो पैदावार है, जो यील्ड है, वो वन ऑफ द हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड है। इन द मोर फर्टाइल प्लेन, जहां पर थोड़ा सा फर्टिलिटी ज्यादा है, वहां पर वेजिटेबल भी उगाई जाती है। उसमें से भी क्या, बीन्स हैं, फ्लावर्स हैं, दे आर ग्रोन फॉर द लोकल मार्केट। थोड़ा बहुत कॉटन यानी कि जो आपका कपास है वो रुई जिसको बोलते हैं कपास, और टोबैको यानी कि तंबाकू भी उगाया जाता है। जो माउंटेन पास्चर्स हैं विथ देयर कूलर क्लाइमेट, माउंटेन पास्चर्स मतलब मैंने आपको बताया कि जहां पर पशुओं को चराते हैं, है ना, जो पशुओं के चारा खाने की जगह होती है, दैट इज नोन एज पास्चर्स, और वो भी कूलर क्लाइमेट में। क्यों? क्योंकि वो माउंटेन में है, वो हाई एरियाज में होंगे तो थोड़ा सा ठंडे होंगे। वहां पर फ्यू शीप्स, गोट्स एंड समटाइम कैटल, इनको थोड़ा बहुत ये जगह सपोर्ट करती है। और वहां पर मैंने आपको बताया है एक टर्म पहले भी कि ट्रांस ह्यूमेंस इज वाइडली प्रैक्टिस्ड। ट्रांस ह्यूमेंस का मतलब क्या होता है कि सर्दियों के समय में वो लोग थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं लो एरियाज में, फिर जब गर्मी पड़ती है तो वापस वो हिली एरियाज में चले जाते हैं अपने कैटल वगैरह के साथ, तो दैट इज नोन एज ट्रांस ह्यूमेंस। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देख लिया कि ऑर्चार्ड में फ्रूट्स वगैरह उग रहे हैं, फिर क्रॉप की बात हमने कर ली। अब हम बात करेंगे जो तीसरा यहाँ का एक मेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, या जो मेन इकोनॉमी का सोर्स है, दैट इज योर वाइन प्रोडक्शन। यहाँ पर शराब जो है वो बहुत ज्यादा बनती है। दिस इज अनदर स्पेशलिटी ऑफ द मेडिटेरेनियन कंट्रीज बिकॉज द बेस्ट वाइन इज एसेंशियली मेड फ्रॉम ग्रेप्स, है ना। वैसे तो वाइन के आपको और भी चीजें पता होंगी कि वीट वगैरह, बार्ले वगैरह से भी जो है वाइन वगैरह बनती है, लेकिन जो बेस्ट क्वालिटी की वाइन होती है वो ग्रेप्स से ही बनती है। तो इसीलिए मेडिटेरेनियन कंट्रीज में ये वाइन प्रोडक्शन जो है सबसे ज्यादा है। सम 85% ऑफ द ग्रेप्स प्रोड्यूस्ड गो इनटू वाइन, यानी कि जितना भी यहाँ पर ग्रेप्स उगाए जाते हैं, ग्रेप्स मतलब अंगूर, अंगूर की जितनी भी यहाँ पर खेती होती है उसमें से लगभग 85% जो है वो वाइन बनाने में ही यूज होता है। द लॉन्ग सनी समर्स अलाउ द ग्रेप्स टू राइपन एंड व्हेन दे आर हैंड पिक्ड। ठीक है, पहले होता क्या है कि जब गर्मी पड़ती है तो उस समय जो अंगूर होते हैं वो पकते हैं और उसके बाद उनको हाथ से तोड़ा जाता है। तो विटीकल्चर इज बाय ट्रेडिशन अ मेडिटेरेनियन ऑक्यूपेशन एंड द रीजन्स बॉर्डरिंग द मेडिटेरेनियन सी अकाउंट फॉर 3/4 ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ वाइन। विटीकल्चर इज नथिंग बट द ग्रोइंग ऑफ ग्रेप्स। जो अंगूर की खेती होती है उसको विटीकल्चर बोला जाता है। तो ये मेडिटेरेनियन ऑक्यूपेशन का एक ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन मतलब वहाँ पर ये बहुत पुराने समय से चल रहा है, वहाँ की परंपरागत ऑक्यूपेशन है ये। कहाँ का? मेडिटेरेनियन सी के आसपास के जितने भी रीजन हैं, और वहाँ से लगभग जो 3/4 फॉर द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ वाइन, यानी कि इन रीजन्स में जो है जितनी वाइन पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में प्रोड्यूस हो रही है उसकी 3/4 यानी कि आप कह सकते हैं 3/4 या 75% जो है वो कहाँ पैदा हो रही है? इन्हीं एरियाज में, जो मेडिटेरेनियन वाला रीजन है वहां पर। स्पेन, पोर्तुगल, फ्रांस, इटली में अगर आप बात करें तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वाइन इज देयर नेशनल ड्रिंक। तो एवरेज वाइन कंजम्पशन है मेडिटेरेनियन कंट्रीज की वो अबाउट 15 गैलन्स पर हेड पर एनम है, यानी कि एक व्यक्ति जो है वो लगभग 15 गैलन शराब पीता है एक साल में। 15 गैलन्स मतलब 1 गैलन का लगभग होता है, आप कह सकते हैं 3.78 लीटर्स के आसपास। तो आप लगा लीजिए 15 गैलन मतलब आप समझ जाइए कि लगभग ये 53-54 लीटर के आसपास होगा, कि एक आदमी एक साल में 53-54 लीटर वहां पर वाइन पीता है। और जबकि यूएसए का एक कंपैरिजन अगर यहाँ पर दिया है कि इवन
नॉट इवन 1/20 एज मच, यानी कि उसका 1/20 है ना, 1/20 गुना या इस पूरे का 5% भी यूएसए में कंजम्पशन नहीं है। तो ये जो स्पेन पोर्तुगल वाला रीजन है, यहाँ पर वाइन का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। इसके बाद लिखा है कि although grapes may be grown in many parts of the temperate lands, commercial viticulture is almost entirely confined to the Mediterranean region। ऐसा नहीं है कि ग्रेप्स सिर्फ यहीं पर उगते हैं, ये टेम्परेट एरियाज के या टेम्परेट लैंड्स में और जगह पर भी ग्रेप्स को उगाया जाता है, लेकिन कॉमर्शियल विटिकल्चर जो है वो सिर्फ मेडिटेरेनियन के रीजन में ही कन्फाइंड है, सिर्फ यहीं तक सीमित है। It has been estimated that 40 million tons of the world production of 46 million tons of grapes actually are being processed into wine। यानी कि विश्व में एक डेटा निकाला गया है कि 46 मिलियन टन ग्रेप अगर प्रोड्यूस होता है, एनुअल प्रोडक्शन अगर पूरे विश्व में इतना है 46 मिलियन टन, किसका? ग्रेप्स का, उसमें से 40 मिलियन टन जो है उसमें से शराब बनाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि वाइन प्रोडक्शन में कितना ज़्यादा ये यूज़ हो रहा है। The quality of a fermented grape juice is decided by a number of factors, including the types of wine grown, the quality of the soil, the climate of the region, the method and extent of fermentation। fermentation का मतलब होता है जब उसको कुछ समय तक रखा जाता है, मतलब इट इज बेसिकली वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ वाइन मेकिंग। तो जो फर्मेंटेड ग्रेप जूस है उसकी क्वालिटी को कैसे डिसाइड करते हैं? उसको क्वालिटी को डिसाइड करने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, यानी कि एक तो वाइन्स मतलब बेल, वो बेल जो थी वो किस तरीके की उगी थी, कैसी सॉइल में उसको उगाया गया था, उस रीजन का क्लाइमेट कैसा है, फर्मेंटेशन करने के लिए क्या मेथड यूज़ किया गया है, कितने लंबे समय तक उसको फर्मेंट किया गया है, उसके हिसाब से जो फर्मेंटेड ग्रेप जूस है उसकी क्वालिटी को डिसाइड किया जाएगा। द फ्रेग्रेंस, टेस्ट एंड क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इज सो वेरीड दैट द प्राइस रेंज इज ट्रिमेंडस। अब अलग अलग जगह में हम देखेंगे कि जो वाइन की फ्रेग्रेंस है, मतलब जो उसकी स्मेल है, जो उसकी टेस्ट है, जो उसकी क्वालिटी है, वो उसमें इतना ज़्यादा अंतर है कि उसके जो प्राइस रेंज है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वाइन में भी एज चीप एज एनी सॉफ्ट ड्रिंक, किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक के बराबर सस्ती भी हो सकती है या फिर ब्रांडी के बराबर महंगी भी हो सकती है। तो वाइन का जो है रेट या जो प्राइस रेंज है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। टू डिफ्रेंशिएट द वेरियस काइंड ऑफ वाइन्स, द प्रिंसिपल वाइन एरियाज ऑफ द वर्ल्ड मेंटेन देयर एक्सक्लूसिव नेम्स। अब अलग अलग जगह की वाइन है तो अलग अलग उसके रेट होंगे, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि उसके अलग अलग नाम भी रखते हैं। द वाइन फ्रॉम सर्दर्न स्पेन, सर्दर्न स्पेन से जो वाइन आती है उसको शेरी बोला जाता है। पोर्टुगल से जो आती है उसको पोर्ट वाइन बोलते हैं। चियांटी, अस्ती एंड मार्साला कम्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इटली। फ्रांस में जो ग्रेटेस्ट वाइन रीजन्स हैं दे आर लोकेटेड फर्दर नॉर्थ, जैसे कि पेरिस बेसिन से जो आती है दैट इज शैम्पेन, गैरोन बेसिन से जो आती है दैट इज बॉर्डियक्स, और रोन सोन वैली से जो आती है, रोन वैली मैंने आपको बताया था फ्रांस में है, वहाँ से जो शराब आती है, जो वाइन आती है दैट इज बर्गंडी। इसके बाद द वर्ल्ड ट्रेड इन फ्रेश ग्रेप्स इज कंपैरेटिवली स्मॉल फ्रॉम मेडिटेरेनियन साउथ अफ्रीका। अब देखिए यहाँ का तो सारा का सारा मैंने आपको बता दिया कि वो वाइन बनाने में ही यूज हो रहा है। अब हम अगर साउथ अफ्रीका में चले जाएं, जो हमारा केप टाउन वाला रीजन था, ध्यान रखेंगे वो भी एक मेडिटेरेनियन रीजन ही है इस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। तो वहाँ से जो फ्रेश ग्रेप्स का वर्ल्ड ट्रेड हो रहा है, जो विश्व व्यापार हो रहा है, वो काफ़ी कम है। मोस्ट ऑफ द इंफीरियर ग्रेप्स को प्रिजर्व किया जाता है एज ड्राइड ग्रेप्स और उनको एक्सपोर्ट करते हैं। इंफीरियर ग्रेप्स मतलब जिनकी क्वालिटी थोड़ा सा अच्छी नहीं होती है, उनको प्रिजर्व करते हैं एज ड्राइड ग्रेप्स, यानी कि सूखे ग्रेप्स की तरह। आपने एक चीज़ खाई होगी जिसको बोलते हैं किशमिश, हाँ किशमिश, आई थिंक आप सभी लोगों ने खाया होगा किशमिश, या जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं रेजिन, है ना। वो भी कुछ नहीं है, दैट इज ऑल्सो अ ड्राइड ग्रेप, वो सूखा हुआ अंगूर होता है। तो उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे लेवेंटियन ग्रेप्स जो है वो करंट के नाम से जानते हैं। कैलिफोर्निया से जो आते हैं दे आर नोन एज रेजिन्स, और एशिया माइनर मतलब जो टर्की वाला रीजन है उससे जो इस तरीके के आते हैं ये ड्राइड ग्रेप्स, उनको बोलते हैं सुल्तानास। ठीक है, तो रेजिन मतलब आप समझ गए, किशमिश वो कुछ नहीं है, दैट इज वन ऑफ द ड्राइड ग्रेप्स। इसके बाद कुछ अदर इंडस्ट्रीज जो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर से संबंधित है वो है फ्रूट कैनिंग। फ्रूट कैनिंग मतलब कि फलों को कैन में प्रिजर्व करते हैं, है ना, दैट इज नोन एज फ्रूट कैनिंग। फ्लोर मिलिंग मतलब आटा चक्की वगैरह वाला काम भी यहाँ पर है। और फूड प्रोसेसिंग मतलब कि फूड का जैसे फ्रूट क्रॉप है या कुछ भी ऐसी चीज़ है तो उसको प्रोसेस करके, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि ऑरेंजेस हैं तो उसका स्क्वैश बना दिया,
या ऑरेंज का जो है मुरब्बा बना दिया, तो दैट इज अ काइंड ऑफ, वो क्या है, दैट इज फूड प्रोसेसिंग। ऑलिव है तो ऑलिव का आपने पिकल बना दिया, दैट इज ऑल्सो फूड प्रोसेसिंग। तो ये सारा का सारा जो चीज़ है, इस तरीके की इंडस्ट्रीज भी वहाँ पर काफ़ी पाई जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर एक तो फ्रूट के ऑर्चार्ड्स हैं, क्रॉप कल्टीवेशन हो रहा है, वाइन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, और यही सारी चीज़ें जो है वो यहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सारे डायमेंशंस को कवर करती है। तो आई होप कि ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई होंगी, और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर नंबर 19 था वो भी कंप्लीट हो गया है। अब इस बुक में सिर्फ 6 चैप्टर बचे हैं। हमने 13 से लेकर 19 तक यानी कि 7 चैप्टर कर लिए हैं, हाफ ऑफ द बुक कंप्लीट हो चुकी है। 6 चैप्टर और बचे हैं, उसको भी हम लोग जल्द से जल्द को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि ये कोर्स जो है, ये पूरी की पूरी वीडियो सीरीज जो है वो जल्द से जल्द आप लोगों के लिए कंप्लीट हो जाए। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे। नया चैप्टर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से, दैट इज चैप्टर नंबर 20। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में इसको सर्च करेंगे तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। फुल कोर्स में आप लोगों ने एनरोल किया हुआ है, आप लोग अपने और फ्रेंड्स वगैरह को भी जो है बता सकते हैं कि जो यूट्यूब पर हमारा कोर्स आ रहा है इसका, जिसमें सिर्फ एक एक वीडियो आपको मिल रहा है, उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ के थ्रू आप लोग इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ आप ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। कोर्स को एक्सेस करने में, परचेस करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आ रही है तो आप हमसे हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी support@okul.co पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर का भी यूज़ कर सकते हैं, और हमें अपने फीडबैक्स या सजेशंस जो भी है वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।